हेलो नमस्कार। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1 फरवरी 2025 की कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहना। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं एजुकेशन फैक्ट्री के नाम से। इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो आज की कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो आपके हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा, फोर्ब्स 50 ओवर 50 ग्लोबल लिस्ट 2025 के पहले संस्करण में शामिल भारतीय महिलाएं कौन सी है। तो फोर्ब्स ने क्या है बेटा, एक लिस्ट जारी की है पूरे वर्ल्ड की, मतलब ग्लोबल की। कौन सी? फोर्ब्स 50 ओवर 50। इसका मतलब क्या है? ग्लोबल 50, ठीक है, ग्लोबल 50। इसका मतलब क्या है कि विश्व में वर्ल्ड के अंदर 50 महिलाएं, ठीक है, विश्व की 50 महिलाएं जिनकी उम्र 50 से प्लस है। मतलब जो 50 प्लस की जो महिलाएं हैं विश्व के अंदर, उन 50 महिलाओं को इन्होंने उठाया है, उनकी लिस्ट जारी की है। और 50 से उनकी उम्र भी ज्यादा है, जो कि अपने फील्ड के अंदर, अपने एरिया या सेक्टर की मैं बात करूं या समाज के अंदर की बात करें तो एक अच्छा काम कर रही है, निस्वार्थ भाव से काम कर रही है। तो उन महिलाओं को इन्होंने शामिल किया है। तो इसमें भारत की कौन कौन सी महिलाएं जिनको शामिल किया गया है? तो भारत की 3 महिलाओं को इसके अंदर शामिल किया गया, किसी को? फोर्ब्स द्वारा ओवर 50 ओवर ग्लोबल लिस्ट के अंदर शामिल किए गए। तो पहली कौन है बेटा? उर्मिला शोर। पहली कौन है? उर्मिला शोर है, जो कि गुजरात से संबंध रखनी है। दूसरी कौन है? किरण मजमूदार शो। कौन है? किरण मजमूदार शो, जो कि काफी फेमस नाम है, आप सब लोगों ने सुना होगा। तीसरी कौन है? शीला पटेल। तीसरी कौन है? शीला पटेल। तो इन चारों का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। इन तीनों को क्या है, फोर्ब्स ने अपनी 50 ओवर 50 ग्लोबल लिस्ट में शामिल किया है। मतलब ये जो विश्व की 50 महिलाएं हैं, जो 50 प्लस की उम्र है, इसकी लिस्ट में इन भारतीय 3 महिलाओं को शामिल किया गया। तो आपको पता होना चाहिए वो 3 महिलाएं कौन कौन सी है। उर्मिला शोर, किरण मजमूदार और शीला पटेल। और इससे पहले, कुछ दिन पहले, अपने कल वाली क्लास में पढ़ा था कि एक लिस्ट जारी हुई थी जिसमें जो टॉप कंपनी के भारतीय जो एम्प्लॉय, जो सीईओ है, उनकी लिस्ट आई थी कि उनकी इंटेलिजेंस के बारे में या उनके हुनर इंडेक्स आया, जारी हुआ था, उनका कितना हुनर है। तो उसमें कौन थे? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला थे, ठीक है। तो वो भी आपको याद रखना, वो हमने कल वाली क्लास में डिस्कस किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट होगा। अब पूरा डिटेल से देखते हैं। फोर्ब्स 50 और 50 ग्लोबल लिस्ट 2025 के पहले संस्करण में 3 प्रमुख भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है, जिसमें कौन है? उर्मिला आशेर, किरण मजमूदार शो और शीला पटेल। ये महिलाएं अपने क्षेत्र में अतुलनीय योगदान और उपलब्धियों के लिए सम्मानित हुई है। मतलब इन्होंने अपने फील्ड के अंदर सॉरी, इन्होंने अपने फील्ड के अंदर क्या है, अतुल्य योगदान दिया, इसलिए इनको सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो आपको पता है बेटा, 28 जनवरी 1950 को क्या हुआ है, हमारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, तो ठीक है। तो आपसे पूछा है कि सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो स्थापना दिवस कब आता है? स्थापना दिवस की मैं बात करूं, स्थापना दिवस कब आता है? हर साल 28 जनवरी को आता है। कब आता है? 28 जनवरी को, क्योंकि 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। फर्स्ट हमारे जस्टिस कौन थे? फर्स्ट सीजीआई कौन थे? तो कौन से? जस्टिस हरीलाल क्या है? फर्स्ट सीजीआई थे। अब कौन है? 51 नंबर के सीजीआई हैं बेटा। कौन से? 51वें सीजीआई। कौन से? अब की बार अब जो नए बने हैं वो कौन से? 51वें सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो कौन है? जस्टिस संजीव खन्ना। जस्टिस संजीव खन्ना, ठीक है, खन्ना। अब की बार क्या? 51वें सीजीआई है। तो आपको यही पता होना चाहिए
कि अब की बार हमारे जो नए सीजे बने वो 51 नंबर के हैं। जस्टिस संजीव खन्ना, पहले हीरालाल जी थे। और इसकी स्थापना कब हुई? 28 जनवरी 1950 की हुई थी। आप जब सुप्रीम कोर्ट की फोटो देखते हो तो आप एक बिल्डिंग देखते हो, नई बड़ी सी बिल्डिंग। उसमें सुप्रीम कोर्ट उस बिल्डिंग में कब आया था? तो 1958 में उस बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ था। यह भी याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट जो नई बिल्डिंग है उसमें कब शिफ्ट हुआ था। जो अपने बिल्डिंग देखते हैं हर जगह, 1958 में उस बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला। ऑप्शन बी इज द राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना दिवस 28 जनवरी को मनाया जाता है। और 1950 के दिन ही 26 जनवरी 1950 को क्या हमारा संविधान लागू हुआ था। और 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, स्थापना की यह भारतीय न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था है जिसका उद्देश्य कानून के शासन की रक्षा करना और नागरिकों के अधिकारों का क्या है? संरक्षण करना है। इसलिए क्या है, ये सर्वोच्च न्यायालय, ये जो बिल्डिंग है ये 1958 में इस बिल्डिंग में सर्वोच्च न्यायालय आया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। आप कमेंट करके बताओगे संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की बात हुई है, सुप्रीम कोर्ट की बात संविधान के कौन से अनुच्छेद में की गई है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को किस निजी अंतरिक्ष मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना गया है? तो कौन बेटा ग्रुप कैप्टन? कौन? ग्रुप कैप्टन जिनका नाम क्या है? ग्रुप कैप्टन जिनका नाम क्या है? ग्रुप कैप्टन जिसका नाम क्या है? जिनका नाम है शुभांशु। क्या बेटा? शुभांशु, शुभांशु शुक्ला, शुभांशु शुक्ला। इनको क्या एक स्पेशल मिशन के रूप के लिए चुना गया, इनको अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो मिशन कौन सा है? एक्जिकॉम। कौन सा बेटा? एक्जिओम मिशन, एक्जिओम मिशन, एक्जिओम मिशन, एक्जिओम मिशन 4 के लिए चुना है। किसने चुना है? इनको चुना है इसरो द्वारा, इनको चुना गया। ठीक है, किसके द्वारा चुना गया? इसरो ने इनको चुना है, इसरो द्वारा इनको चुना गया है। ठीक है, तो कौन से मिशन के लिए चुना है? एक्जियोम मिशन के लिए चुना गया, एक्जियोम 4 मिशन के लिए। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और ये एयरफोर्स में कैप्टन है। ठीक है, ऑलरेडी। ठीक है, अब इसरो ने अपना 100वां मिशन कौन सा लॉन्च किया है? इसरो का 100वां मिशन, 100वां मिशन कौन सा था? 100वां मिशन कौन सा था? NVS-02 लॉन्च किया। किस सैटेलाइट से लॉन्च किया है? किस मिशन कौन सा था? GSLV F-15 के थ्रू इसको लॉन्च किया। ये भी आपको याद रखना है, GSLV F-15 के थ्रू लॉन्च किया। 100वां मिशन है जो हमारा नाविक है, NVS नेविगेशन सिस्टम है 002, मतलब इसका सेकंड वर्जन इसरो ने लॉन्च किया है। अभी हाल ही में इसरो ने इसको लॉन्च किया। तो ये भी आपको पता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने कल वाली क्लास में पूरा डिटेल से इसको पढ़ रखा है। ठीक है, सॉरी तबीयत थोड़ी खराब है। तो ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर होने वाला है। भारतीय वायुसेना में जो क्या है IAF अधिकारी है, इंडियन एयरफोर्स के अंदर जो ऑफिसर है, अंतरिक्ष इसरो अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को एक्जियोम मिशन 4 के लिए पायलट के रूप में चुना गया है, जो अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। नासा ने 30 जनवरी 2025 को इसका चयन की घोषणा की है। इसरो ने चुना है और घोषणा किसने की है? नासा ने। मतलब नासा और इसरो दोनों मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं, जिसमें शुक्ला एक निजी मिशन पर अंतरराष्ट्रीय मिशन स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय होंगे। ये पहले भारतीय होंगे जो कि अंतरराष्ट्रीय मिशन पर यात्रा करने वाले हैं और भारत की तरफ से। तो ये कौन सा एक है? पहले भारतीय है। कौन है बेटा? शुभांशु शुक्ला जी। आप इनके बारे में याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? ब्रिक्स कौन सी बेटा? ब्रिक्स कौन सी? ब्रिक्स, ब्रिक्स युवा, ब्रिक्स, ब्रिक्स युवा परिषद की बैठक कौन करेगा? ब्रिक्स युवा परिषद की बैठक कौन करेगा? इसकी बैठक कौन करने जा रहा है? तो अब की बार करने जा रहा है कौन? भारत करने जा रहा है। ठीक है, कौन करने जा रहा है? भारत करने जा रहा है। अब ब्रिक्स में कितने देश हैं? ब्रिक्स में कुल कितने देश हैं? कुल देश सदस्य कितने हैं? इसके सदस्य कितने बेटा? 10 है। नया कौन सा बना है? नया सदस्य कौन बना है?
नया सदस्य कौन बना है? इंडोनेशिया। कौन बना है बेटा? इंडोनेशिया। ठीक है, नया सदस्य कौन बना है? इंडोनेशिया बना है। ठीक है, पार्टनर देश कितने हैं? पार्टनर देश कितने हैं इसके? पार्टनर देश है 9, और 9वां नया पार्टनर देश कौन बना है बेटा? नाइजीरिया बना है। कौन बना है? नाइजीरिया। ये भी आपको याद रखना है। तो ब्रिक्स क्या है? 10 देशों का एक समूह है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। ठीक है, तो कौन कर रहा है अब की बार इसकी अध्यक्षता? युवा परिषद की अध्यक्षता कौन कर रहा है अब की बार? भारत कर रहा है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला ऑप्शन। और ब्रिक्स 2024 का आयोजन हुआ था, ये भी लिखो। ठीक है रे, ब्रिक्स 2024 कहां पे हुआ था? तो रूस के कजान शहर में हुआ था। रूस के कजान शहर में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। ब्रिक्स 2024 कहां हुआ? रूस के कजान शहर में आयोजन किया गया था। तो भारत सरकार युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय, हमारा कौन सा मंत्रालय? भारत सरकार और खेल मंत्रालय। खेल मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया जी। कौन है? खेलने से क्या है बेटा? मन रहता है, सुख रहता है, प्रसन्न रहता है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए हमारे देश के खेल मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया जी। ठीक है, युवा मामला विभाग 3 से 7 मार्च 2025 तक ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक का आयोजन करेगा। बैठक का थीम क्या है? थीम क्या है? सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता। सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता। और बैठक में ब्रिक्स के देशों के लगभग 45 युवा प्रतिनिधि भाग लेंगे। तो थीम क्या है इसकी? थीम लिखो क्या है? थीम क्या है? थीम वगैरह इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम में पूछने के लिए। थीम क्या है? सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता। सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता। ठीक है, उद्यमिता मतलब, उद्यमिता का मतलब होता है बिजनेस बेटा। ठीक है, रोजगार, बिजनेस की बात की जाएगी। तो थीम क्या है? सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता। ठीक है, तो ये इसकी बार थीम है। और आयोजन कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अभी हाल ही में सर गोरफील्ड सोबर्स पुरस्कार आईसीसी पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? अभी आईसीसी ने 2024 के कुछ अवार्ड जारी किए हैं, जिसके अंदर कौन सा अवार्ड है? कौन सा अवार्ड बेटा? गोरफील्ड सोबर्स पुरस्कार किसको मिला है? सोबर्स पुरस्कार किसको मिला है? तो गोरफील्ड सोबर्स पुरस्कार की बात करूं तो ये किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह को। किसको बेटा? जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह को मिला है। कैप्टन वाला अवार्ड किसको मिला रे? रोहित शर्मा को मिला। किसको? रोहित शर्मा को। वनडे वाला अवार्ड किसको मिला है रे? वनडे वाला अवार्ड किसको मिला है रे? वनडे वाला अवार्ड किसको मिला है रे? तो अर्शदीप को। किसको? अर्शदीप को मिला है। ठीक है, और महिला के अंदर वनडे वाला किसको मिला है? महिला के अंदर किसको अवार्ड मिला है? महिला के अंदर किसको मिला है? स्मृति मंदाना को। ठीक है, स्मृति मंदाना को मिला है। ये सारी चीजें आपको याद रखना है। स्मृति मंदाना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एकमात्र महिला है जिनको ये आईसीसी द्वारा वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। तो हमसे क्या पूछा है? क्रिकेट आईसीसी क्रिकेट पुरुष ऑफ द ईयर सर गोरफील्ड सोबर्स पुरस्कार किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह को मिला है। ऑप्शन डी हमारा राइट होने वाला है। सर गोरफील्ड सोबर्स पुरस्कार पाकर मैं सचमुच सम्मानित महसूस कर रहा हूं, ये इन्होंने जसप्रीत बुमराह ने कहा है। और जसप्रीत बुमराह 2024 में शानदार परफॉर्म कर रहे हैं। ये खेल के सभी प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन किया है। मतलब ये इसलिए दिया जाता है जो कैंडिडेट अपने जैसे कोई बैट्समैन है या कोई बॉलर है, कोई वनडे के अंदर, कोई टेस्ट के अंदर, कोई टी20 के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस करता है, उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए आईसीसी क्या एक अवार्ड देता है। मतलब आईसीसी वनडे ऑफ द ईयर हो गया, या टेस्ट ऑफ द ईयर हो गया, या क्रिकेट ऑफ द ईयर हो गया, इस तरह के उन्होंने कैटेगरी बना रखी है। उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग इनको अवार्ड दिया जाता है। तो आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? जैसा है, और उसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई के अंदर। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में लतिका कट्टर का निधन हुआ है, इनका संबंध किससे है? तो अब किसका संबंध हुआ है बेटा? लतिका का। किसका? लतिका कट्टर का निधन हो गया। ठीक है, निधन हो गया। अब इनका संबंध किससे है? लतिका कट्टर का संबंध किससे है? मूर्ति निर्माण से। मूर्ति निर्माण से तो आप सोच रहे होंगे सर बड़ी इसमें क्या बड़ी बात है मूर्ति निर्माण से? तो
तो मूर्ति तो बनाते थे, इनका निधन हो गया तो क्यों पढ़ा रहे हो? ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है, ये मूर्ति आज से नहीं बना रही बेटा, बहुत पहले से बनाया जाता है। जब पुरुष प्रधान एक समाज होता था, उसके अंदर इन्होंने महिला होके पुरुषों के बीच में रह के मूर्ति बनाती थी। उस टाइम कोई महिला इस तरह का काम नहीं करती थी, इसलिए क्या इनके बारे में पढ़ाया जा रहा है। और इन्होंने बहुत ही फेमस इंदिरा गांधी की मूर्ति बनाई थी, बहुत बड़ी इंदिरा गांधी की स्टैचू का भी निर्माण किया था। इंदिरा गांधी की मूर्ति बनाई थी, बहुत अच्छी शानदार, उसके कारण ये काफी फेमस हो गई, मूर्ति बनाई, ठीक है। इन्होंने क्या इंदिरा गांधी की मूर्ति बनाई थी, इस करके फेमस हो गई। एक निधन और हुआ है, स्टार लगा के लिखो, एक व्यक्ति का निधन और हुआ है जिसका नाम पता है क्या है? ग्रेग बिल। क्या नाम है बेटा? ग्रेग बिल का निधन हुआ, ठीक है। किसका नाम हुआ? ग्रेग बिल का। ये कौन से थे? ये सबसे उम्रदा अंदाज, मतलब सबसे ज्यादा उम्र के ओलंपियन थे, ठीक है। किस खेल से संबंध था इनका? हाई जंप से था, ठीक है। किससे था? लॉन्ग जंप से, सॉरी। इनका संबंध कौन सा खेल था? एथलेटिक्स थे, और जंप लगाते थे। क्या थे? एथलेटिक्स में क्या है? एथलेटिक्स में क्या है? ये एथलेटिक्स में क्या है? जंप लगाते थे, जंप इनका खेल था। और ओलंपिक के अंदर सबसे ज्यादा उम्र के अंदर मेडल जीतने वाले थे। इनका भी निधन हो गया, तो ग्रेग बिल का भी निधन हो गया, ये भी आपको याद रखना है। इनका भी क्या है? निधन हो गया, ठीक है। ये एथलीट्स से संबंधित थे, जंप इनका था, और सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति थे जिन्होंने ओलंपिक के अंदर मेडल जीता था, ठीक है, जंप के अंदर। तो अभी हाल ही में किसका निधन हुआ है? लतिका कट्ट का, जिसका संबंध किससे? मूर्ति निर्माण से। किससे बेटा? मूर्ति निर्माण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होने वाला है। लतिका का शनिवार 25 जनवरी को जयपुर में निधन हो गया है। ये वनस्पति शास्त्री की बेटी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की एक विशाल कांस्य की मूर्ति के साथ साथ कई चित्रों को भी के लिए जानी जाती है। मतलब इन्होंने इंदिरा गांधी की कांस्य की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई थी, इसके कारण ये काफी चर्चा में आ गई थी। लतिका कट्ट बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्नातक और ललित कला संकाय एमए में मास्टर डिग्री का भी इन्होंने शानदार संयोजन है। इन्होंने बीएचयू वगैरह से अपनी पढ़ाई कर रखी है और मूर्ति निर्माण में काफी एक्सपर्ट थी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना, उनका संबंध कहां थे? था राजस्थान से था। क्वेश्चन नंबर 7, अभी हाल ही में 10वीं विज्ञान फाई फिल्म महोत्सव कहां आयोजित की जा रही है? तो कौन सी बेटा? 10वीं विज्ञान फाई विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहां किया जा रहा है? तो कौन से क्रम की है? 10वें, ठीक है। विज्ञान फाई विज्ञान फिल्म, विज्ञान फाई विज्ञान फिल्म का आयोजन कहां पे हो रहा है? फिल्म का आयोजन कहां पे हो रहा है? तो इसका आयोजन कहां पे हो रहा है? तो इसका आयोजन कहां पे हो रहा है बेटा? गोवा के अंदर हो रहा है। कहां पे? गोवा में। मतलब इसका इसलिए आयोजन किया जा रहा है कि साइंस है जो उसको मनोरंजन के अंदर या इंडस्ट्री की फील्ड की इंडस्ट्री, सॉरी, फिल्म की इंडस्ट्री के अंदर, मतलब साइंस का कैसे यूज किया जाए और साइंस की टेक्नोलॉजी को कैसे ज्यादा ज्यादा बढ़ाया जाए, इसके लिए क्या है? 10वां विज्ञान फाई फिल्म महोत्सव आयोजन किया जा रहा है। कहां पे? गोवा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। तो हाल ही में गोवा में 10वां विज्ञान फाई फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह फिल्म महोत्सव विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मतलब विज्ञान और जो टेक्नोलॉजी है उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने और लोगों को विज्ञान फाई फिल्में देखने के लिए प्रोत्साहित करेगा। मतलब जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई, जो साइंस से जुड़ी हुई, विज्ञान से जुड़ी हुई, साइंस से जुड़ी हुई फिल्में देखने के लिए प्रोत्साहन करेगा, इसलिए इसका कार्यक्रम किया जा रहा है। इस महोत्सव का आयोजन गोवा के प्रसिद्ध एनआईटी गोवा और अन्य सांस्कृतिक संस्थानों द्वारा मिलकर किया जा रहा है। तो उसमें भागीदारी किसकी है? भागीदारी कौन है? भागीदार कौन है? एनआईटी गोवा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कौन है? एनआईटी गोवा इसका भागीदार है, वो इसका आयोजन कर रहा है। तो ये कौन है? गोवा के मुख्यमंत्री। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है बेटा? मुख्यमंत्री कौन है गोवा के? मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यहाँ के सावंत क्या है? यहाँ के मुख्यमंत्री। ये भी आपको याद रखना, यही पता होना चाहिए। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत, जो किसका उद्घाटन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में 1 फरवरी से शुरू होने वाले विश्व पुस्तक मेले की थीम क्या है? तो क्या है बेटा? 1 फरवरी से क्या हो रहा है? 1 फेब से क्या शुरू हो रहा है? 1 फेब से क्या शुरू हो रहा है? विश्व पुस्तक मेला। ये विश्व पुस्तक मेला कहां पे लगता है? विश्व पुस्तक मेला कहां पे आयोजन होता है? हर साल फरवरी में होता है। और कहां पे होता है? ये होता है बेटा नई दिल्ली में। कहां पे हो रहा है?
अब की बार मंडपम में हो रहा है, नई दिल्ली में हो रहा है, जो स्टेडियम बना है वहां पे इसका आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। इसकी थीम क्या है, थीम इसकी क्या है, थीम क्या है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, जो कि हमारे संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है वहां से ये लिया गया है। ये नारा कहां से लिया है, भारत के संविधान की प्रस्तावना से, भारत के संविधान की प्रस्तावना से लिया है। ठीक है, भारत के संविधान की प्रस्तावना से लिया गया, हम भारत के लोग, ये थीम वहां से ली गई है। जब भी आप भारत के संविधान की प्रस्तावना देखते हो तो कहां से शुरू होती है, हम भारत के लोग। और हमने भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है ये किस देश से ली है, तो प्रस्तावना हमने कहां से ली है, किस देश से ली है प्रस्तावना, हमारे संविधान में किस देश से ली गई है, तो वो यूएसए से ली गई है। ये भी आपको पता होना चाहिए, किस देश से ली गई है बेटा, यूएसए से ली गई है। किससे, अमेरिका से हमारी संविधान की जो है प्रस्तावना ले गई है, हम भारत के लोग हैं तो ये वहां से ली गई है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। अब देखते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी। हम भारत के लोग थीम पर आधारित होगा। इस वर्ष मेले की थीम वाक्यतः हम भारत के लोग, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभिक शब्द है। थीम मतलब पवेलियन, गणतंत्र भारत के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह थीम ली गई है। आपको पता है गणतंत्र दिवस के कितने 75 वर्ष पूरे हो गए, और हमने अब की बार 76वां गणतंत्र दिवस मनाया था। तो इस 75 साल पूरे होने पे गणतंत्र दिवस के, इसलिए ये थीम रखी गई है अब की बार पुस्तक मेले की, हम भारत के लोग, इस बार इसकी थीम रखी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है, तो कौन सा बेटा, अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव। ठीक है, सरस्वती महोत्सव इसका आयोजन कहां पे हो रहा है, तो इसका आयोजन हो रहा है बेटा हरियाणा में। अब हरियाणा में क्यों किया, हरियाणा में इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ पे सरस्वती के इसकी पूजा अर्चना की जाएगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे, हरियाणा के कल्चरल फेस्टिवल भी किया जाएंगे। तो सरस्वती महोत्सव हरियाणा में आयोजन किया जा रहा है। कौन सा, अंतरराष्ट्रीय लेवल 2025 का, कहां पे हो रहा है, हरियाणा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला। उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है बेटा, कुंभ चल रहा है। तो हरियाणा में 7 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का शुभारंभ 29 जनवरी 2025 को हरियाणा के जो मुख्यमंत्री नायब जी सैनी द्वारा उद्घाटन किया गया है। ने पिहोवा सरस्वती तीर्थ कुरुक्षेत्र में किया है। कहां पे, कुरुक्षेत्र में हुआ है। कहां पे, हरियाणा के कहां पे हुआ है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इसका आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, महोत्सव 4 फरवरी 2025 तक चलेगा। कब तक चलेगा, 4 फरवरी 2025 तक ये चलने वाला है। इसमें सेमिनार है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, मेलों का आयोजन है, ये सब चीजें वहां पे किया जाएगी। जिसमें देवी सरस्वती का जन्म स्थान माना जाता है, जहां पे इसका आयोजन किया जा रहा है वहां उस जगह को क्या, देवी सरस्वती का क्या जन्म स्थान माना जाता है, इसलिए क्या है, सरस्वती महोत्सव वहां मनाया जा रहा है। मां सरस्वती है उसका जन्म स्थान माना जाता है। ठीक है, इसमें प्रमुख आयोजन स्थल कौन से है, पिहोवा है, ज्योतिसर है और ब्रह्म सरोवर भी शामिल है। ये इसके प्रमुख आयोजन स्थल है, पिहोवा, ज्योति सरोवर, ब्रह्म सरोवर शामिल है, जहां मां सरस्वती का जन्म स्थान या माना जाता है, इसलिए सरस्वती महोत्सव का वहां आयोजन किया जा रहा है। कहां पे, हरियाणा कुरुक्षेत्र में। और आज का हमारा लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 10, क्रिटिकल मिनरल मिशन की स्थापना किसकी घोषणा किसने और कब की थी। क्रिटिकल मिनरल्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो क्रिटिकल मिनरल्स की स्थापना, क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं बेटा, क्रिटिकल मिनरल्स मतलब जो खनिज बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, क्रिटिकल मतलब क्रिटिकल सिचुएशन है मिनरल, इसके घोषणा कहां पे हुई है, मिशन कब शुरू किया गया और किसके द्वारा, तो देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा। किसके, प्रधानमंत्री ने यह शुरू किया है। और इसमें सरकार ने बजट कितना रखा है बेटा, बजट कितना रखा है, बजट रखा है 34,300 करोड़ का बजट रखा है। इसमें क्या है कि 30 प्रकार के खनिज है जिनको हमें
निकालना है। जो क्रिटिकल खनिज है, जिनकी मात्रा बहुत कम है और बहुत उपयोगी है हमारे लिए, तो इस तरह के 30+ प्रकार के खनिजों को क्या है, उनका सर्वे करना है, उनको निकालना है, उन पे रिसर्च करनी है, उनको बढ़ावा देना है, और उन पे ये पैसा उनके लिए अलग से बजट रखा है। 34,300 करोड़ का बजट रखा गया है और 30 तरह के क्रिटिकल मिनरल्स को निकालने के लिए ये मिशन शुरू किया। कौन सा? क्रिटिकल मिशन, मिनरल मिशन की स्थापना की गई है। तो किसके द्वारा? देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा की गई है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स को मंजूरी दिया, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की क्या खोज करना है, खनन करना है, उनको बढ़ावा देना है। पहले उनकी खोज करनी है, खनन करना है, जो क्रिटिकल है, बहुत उपयोगी और कम मात्रा में उनका रिसर्च करना है, जैसे पेट्रोल, डीजल जो भी है इस तरह के। इस मिशन के लिए 34,300 7 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? 7 वर्ष के लिए 34,300 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया। मिशन के तहत खनिजों का क्या है? अन्वेषण है, प्रसंस्करण है और पुनर्प्राप्ति की प्राथमिकता भी दी जाएगी। मतलब मेन बात यही है कि खनिजों को बढ़ावा देना है, उनकी खोज करनी है, उनको उपयोग में किस तरह लेके आना है। 7 साल के लिए 34,300 करोड़ का बजट इन्होंने रखा है और जो क्रिटिकल मिनरल्स है 30+ प्रकार की इस तरह के मिनरल्स को निकालना है। तो ये हमारे आज के 10 एमसीक्यू थे। अब डिस्कस करेंगे 10 वन लाइनर। फिर डेली की तरह आपके लिए एक क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा, जिसका आपको कमेंट करके आंसर देना है। एशिया की सबसे बड़ी शैलो वेब बेसिन अनुसंधान सुविधा किसके द्वारा डिजाइन की गई थी? तो ये राष्ट्रीय तट अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी एनटीसी पीडब्ल्यूसी द्वारा तैयार की गई। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी हमारे देश के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉय का उत्पादन किसके तहत किया गया था? मेक इन इंडिया के तहत इसका उत्पादन किया गया था। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 129वीं ग्लोबल जेंडर के अंदर भारत की रैंकिंग है। वर्ष 2025 में एयर इंडिया का विषय क्या है? तो 15वें एयर इंडिया का विषय क्या है? द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी। द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी। पोलावरम परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो पोलावरम परियोजना का संबंध आंध्र प्रदेश से। केंद्रीय पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री कौन सी है? केंद्रीय पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री कौन है? राजीव रंजन सिंह। एमटी वासुदेव नायर को पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला था? तो 2005 में एमटी वासुदेव नायर को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। भारतीय सेना ने छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण कहां पे किया? तो लद्दाख में किया। लद्दाख में कहा? पेंगोंग त्सो के अंदर इनका उद्घाटन या अनावरण किया गया है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर, जिनका हाल ही में निधन हो गया, इन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार किस ईयर में दिया गया था? तो जिम्मी कार्टर को नोबेल शांति पुरस्कार 2002 में दिया गया था। तो आज का क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? आपको कमेंट करके बताना है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है। कमेंट जरूर किया करो। आपका कमेंट होता है ना, एक एक कमेंट या एक एक लाइक काफी मोटिवेट करता है। और ये हमारे आज के 10 एमसीक्यू, 10 वन लाइनर और क्वेश्चन ऑफ द डे था। तो अपनी पढ़ाई जारी रखें, नोट्स वगैरह बनाते रहे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।